हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में ही इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चंस। दोस्तों, आज है 30 जून 2021 और आज जो भी नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ही इस वीडियो की PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और साथ में इंस्टा के पेज को फॉलो करें। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इसके अलावा यदि आप SSC रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में होने वाले ICC T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि ICC जो T20 वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर आयोजित होने वाले थे, लेकिन अब ये कैंसिल होकर कहाँ पर आयोजित होंगे, तो ये होंगे UAE या फिर संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। तो इस तरह से फैक्ट आपको याद रखना था कि जो भारत में होने वाले थे ICC T20 विश्व कप, अब ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होंगे। इसके अलावा बात करते हैं UAE के बारे में। तो अगर मैप में देखें लोकेशन, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर स्थित है UAE स्थित है। इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ पर वो बड़ी इमेज में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर स्थित है UAE और इसकी कैपिटल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अबू धाबी इसकी कैपिटल है। और वर्तमान में अगर इसके प्रेसिडेंट पूछे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शेख खलीफा बिन जायद अल नायन इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। दोस्तों, हाल ही में UAE ने मंगल के लिए एक मिशन लॉन्च किया था, होप मिशन। ये भी किसका है, UAE का। साथ में दोस्तों यहाँ पर बराकाहा परमाणु संयंत्र है, कहाँ पर, UAE में। इसके अलावा अगर पूछा जाए IPL जो 13 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, लास्ट वाला, तो ये UAE के अंदर हुआ था। और जो अभी हाल ही में भारत के अंदर IPL 14 का आयोजन, संस्करण का आयोजन होने वाला था, ये भी कहाँ पर, जो बाकी मैच थे उसको UAE के अंदर भेज दिया गया है। मतलब बाकी के जो मैच है वहाँ पर UAE के अंदर होने वाले हैं। इसके अलावा अगर ICC की बात आई है तो ICC के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना होती है 1909 के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर। साथ में इसके हेड वर्तमान में कौन है, ग्रेग बर्कले। एक चीज़ और याद रखनी है दोस्तों, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2023 का है वो कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये भी भारत के अंदर आयोजित होने वाला है। तो जिस तरह से देश पूरे विश्व के अंदर जो क्रिकेट का आयोजन कौन करती है, ICC करती है, उसी तरह से दोस्तों भारत के अंदर भी कौन, BCCI है, जो कि सभी प्रकार के मैचों का आयोजन करती है। और जिसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1928 में। वर्तमान में हेड आप देख पा रहे होंगे, ये है सौरभ गांगुली, इसके चेयरमैन है। साथ में इसके उपाध्यक्ष अगर पूछे तो राजीव शुक्ला है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम, वहाँ पर BCCI का हेडक्वार्टर है। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी या फिर क्या बोलते हैं AG, अटॉर्नी जनरल कौन है। दोस्तों, हाल ही में चर्चा में आए हैं के वेणुगोपाल है वर्तमान में महान्यायवादी। अब ये चर्चा के विषय क्यों बने हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले क्या याद रखना है दोस्तों कि भारत के वर्तमान में कौन है महान्यायवादी या फिर AG, तो ये है के वेणुगोपाल। हुआ क्या था, 2017 के अंदर दोस्तों इनकी नियुक्ति की गई थी। और अभी क्या हुआ है, इनकी नियुक्ति के 1 वर्ष का कार्यकाल इनका और बढ़ा दिया है। मतलब कब तक कर दिया है, 2022 तक इनका कार्यकाल कर दिया है। इसलिए के वेणुगोपाल अभी हाल ही में चर्चा में आए। अगर पूछे कि जो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसका कार्यकाल अगर पूछे तो इसका कार्यकाल नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। मतलब कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक महान्यायवादी उसके पद पर रहेगा, और जब उसे चाहे वो हटा सकता है। मतलब इसका कोई कार्यकाल संभव नहीं है या फिर निश्चित नहीं है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं जो कि पूछे गए हैं, महान्यायवादी फिर अटॉर्नी जनरल के बारे में। वर्तमान में जो हैं के वेणुगोपाल कौन से नंबर के हैं, तो ये याद रखना है 15 नंबर के हैं। इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी का कार्यकाल दोस्तों यहाँ पे मेंशन है कि इसमें नहीं दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। संसद में दोस्तों ये भाग तो ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है महान्यायवादी। इसके अलावा जो जॉइंट सीटिंग होती है उसमें भी भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। मतलब केवल संसद की बहस में ही भाग लेगा लेकिन वहाँ पर वोटिंग नहीं कर सकता। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर पूछ ले कि होता कौन है, तो महान्यायवादी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये भारत सरकार जो होती है उसका वकील होता है। एक तरह से पूरा जो वकील का काम करता है वो महान्यायवादी होता है। अगर पहले महान्यायवादी की बात करें तो ये कौन थे, तो ये थे MC सीतलवाड़ थे पहले महान्यायवादी।
इसके अलावा दोस्तों याद रखना है, अभी हाल ही में 2021 के अंदर क्या हुआ था, एक महान्यायवादी का निधन हुआ था। उनका नाम क्या था, सोली सोराबजी। सोली सोराबजी ही उनका निधन 2021 में हो गया था और ये 2 बार महान्यायवादी के पद पर रहे थे। तो ये पूरे फैक्ट थे। इसके अलावा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते ISFA की पुष्टि या फिर रेटिफाइंग करने वाला प्रथम देश बन गया है। तो दोस्तों ये देश बना है डेनमार्क। अगर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ISA या फिर इंटरनेशनल सौर अलायंस, जिसकी स्थापना कौन करते हैं, तो इसकी स्थापना मोदी जी यानी कि भारत और फ्रांस के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अभी डेनमार्क इसकी पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले अगर देखें दोस्तों, इंटरनेशनल सौर अलायंस, इसमें क्या हुआ था, जब इसकी स्थापना हुई थी तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 23.5 डिग्री ये है ट्रॉपिक कैंसर मतलब कि कर्क रेखा, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 23.5 डिग्री ये कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो देश हैं उनको ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल किया गया था। मतलब ये ही देश इसमें शामिल हो सकते थे। और यहाँ से दोस्तों भूमध्य रेखा जाती है। इसके अलावा अभी हुआ क्या है, जो डेनमार्क ऊपर है यहाँ पर, इसको ये पहला देश बना है जो इसमें शामिल किया गया है, तो इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अब जानते हैं इसकी स्थापना किस टाइप से हुई थी। तो सबसे पहले COP21 सम्मेलन हुआ था। COP यानी होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन हुआ था 2015 के अंदर, और इसमें क्या हुआ था, एक पेरिस के अंदर एक समझौता हुआ था। तो इस तरह से क्या हुआ था, भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी। और इसमें मैंने जैसे मैप में बताया कि कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के देशों को शामिल किया था, लेकिन अब क्या किया था, बाकी अदर देशों को भी इसमें शामिल किया गया इन दोनों के बीच के बाद भी। और इस तरह से पहला देश कौन बना है, तो फ्रेमवर्क की पुष्टि करने वाला पहला देश बना है डेनमार्क। तो ये पूरी चीज़ें याद रखनी थी। अब 2015 के अंदर समझौता हुआ और इसी के साथ क्या हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना होती है भारत और फ्रांस के द्वारा। इसके अलावा बात करें दोस्तों, एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, भारत के अंदर, वो भी कहाँ पर, गुरुग्राम हरियाणा में। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट आपको याद रखना था। पहले अगर इसके महानिदेशक पूछे जाएँ तो अजय माथुर इसके पहले महानिदेशक थे। दोस्तों डेनमार्क इसमें शामिल होने वाला पहला देश बना है, तो इसको याद रखना है। इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। और लिटनहोम दोस्तों याद रखना है, ये एक द्वीप है जो कि कहाँ पर बनाया गया है, डेनमार्क के अंदर बनाया गया है। और ये कृत्रिम द्वीप होगा क्योंकि कोपेनहेगन का क्या है, पानी में डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है, और इसी के लिए कृत्रिम द्वीप लिटनहोम नामक का ये बनाया जाने वाला है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, तो सब ये इसको मनाया जाता है 25 जून को। तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक डे मनाया गया 25 जून को। अब दोस्तों जून में जो भी इम्पोर्टेंट डे मनाएंगे उनके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले क्या याद रखना है, 25 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। और इसकी थीम क्या रखी गई है, तो नाविकों के लिए बेहतर भविष्य। मतलब जो कि नाविक होते हैं, मतलब जो नाव वगैरह चलाते हैं, उनके लिए एक बेहतर भविष्य के लिए इसको शुरू किया गया था। कब, 2011 के अंदर इसको शुरू किया गया था अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। अब इसमें क्या होता है, जो समुद्र में दोस्तों क्या होता है, व्यापार सबसे ज़्यादा होता है समुद्र के माध्यम से विदेशों में, और इसमें नाविकों का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। इन्हीं के सम्मान के लिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2011 से स्टार्ट किया गया था। अगर अभी तक की बात करें कि जून में कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, तो यहाँ पे मेंशन किए कि सबसे पहला मनाया था 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। इसके अलावा विश्व महासागर, क्योंकि ये भी रिलेटेड है महासागर से ही, तो 8 जून को याद रखना है विश्व महासागर दिवस। और साथ में ही विश्व मरुस्थली रोकथाम दिवस, मतलब डेजर्टिफिकेशन को रोकथाम के लिए क्या 17 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये इंपॉर्टेंट क्यों दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय अभी ओलंपिक चल रहे हैं टोक्यो के अंदर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में 25 जून 2021 को 1975 में लगे राष्ट्रीय आपातकाल के पूरे 46 वर्ष पूरे हो गए। तो राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर आता है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल 352 के अंदर आता है। अब दोस्तों इसको समझने की कोशिश करेंगे पूरा
क्या है संविधान के अंदर इसका। तो सबसे पहले तो आपको याद क्या रखना है कि 1975 से 1977 के अंदर इंदिरा गांधी के टाइम पर क्या रखा था, राष्ट्रीय आपातकाल भारत के अंदर लगाया गया था। और इसके बारे में और जानते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ, ये 46 वर्ष इसको पूरे हो चुके हैं, क्योंकि 25 जून 1975 को लगा था और 2021 को इसको 46 वर्ष पूरे हो गए, जो कि अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया। अगर आप देखें पूरे राष्ट्र आपातकाल वाकई में होते कितने प्रकार के हैं, तो दोस्तों आपातकाल होते हैं 3 प्रकार के। ये होते हैं, पहला जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पे मेंशन किया है तो आर्टिकल 352 में होता है राष्ट्रीय आपातकाल। इसके अलावा टोटल क्योंकि 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल होगा 352, फिर सेकेंड है 356, 4 वर्ष का इसमें दोस्तों गैप है, इस तरह से याद रखना है। 356 में राष्ट्रपति शासन लगेगा। और तीसरा है 360, फिर 4 साल का गैप देकर है 360 में वित्तीय आपातकाल। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो 352 आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल है ये 3 बार लग चुका है, और जो वित्तीय आपातकाल है ये अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। तो इस तरह से पूरे फैक्ट आपको याद रखने थे। अब और भी इम्पोर्टेंट जानते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है किन किन स्थितियों में लगाया जाता है, मतलब इसके आधार होते क्या है। तो इसके 3 मुख्य आधार है राष्ट्रीय आपातकाल के, इसको आसानी से समझेंगे हम यहाँ पे। एक है बाह्य आक्रमण, मतलब बाहर से कोई सा देश भी कुछ भी अगर आक्रमण करता है उस कंडीशन में लगेगा। सेकेंड चीज़ है युद्ध की स्थिति अगर हो रही है, युद्ध अगर देश में चल रहा है या फिर बाहरी देश से, तो उस स्थिति में लगेगा। और एक है आंतरिक अशांति, मतलब कि अगर देश में आंतरिक अशांति हो जाए या फिर, तो इस स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रीय आपातकालीन 3 स्थितियों में लगेगा। लेकिन हुआ क्या था, 44वें संविधान संशोधन में जो आंतरिक अशांति थी इसको बदल कर क्या कर दिया, सैनिक विद्रोह कर दिया। मतलब अगर सैनिक विद्रोह होगा देश के अंदर तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रीय आपातकाल लग दिया जाएगा। तो किसके स्थान पर किया है, ये आंतरिक अशांति के स्थान पर ही किया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के समय। अब दोस्तों ये और जान लेते हैं कि 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था। तो पहला लगा था 1962 से 68 के बीच में, क्यों लगा था, तो चाइना से अपना युद्ध हुआ था भारत का। सेकेंड बार कब हुआ था, 1971 से 1970, ये पाकिस्तान से इंडिया का युद्ध हुआ था। तीसरा लगा था 1975 से 1977, ये इंदिरा गांधी जी ने लगाया था आंतरिक अशांति के कारण पहला। तो इस तरह से तीनों याद रखने। इसके अलावा अगर बात करें 25 जून 1975 को जो इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, इसमें क्यों लगाया था, तो आंतरिक अशांति, मतलब देश के अंदर शांति नहीं थी, इस कारण इसका मुख्य आधार मानकर आपातकाल लगाया था। और अगर पूछ ले इस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो फ़खरुद्दीन अली इसके राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। साथ में ही इसी टाइम क्या हुआ था दोस्तों, जो संजय गांधी थे इन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी भारत के अंदर। अगर दोस्तों अगर पूछा जाए कि जो आपातकाल देश के अंदर लगता है तो मूल अधिकारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या ये खत्म हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही है, सभी खत्म नहीं होते, पर ये याद रखना है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं नागरिकों के वो खत्म कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर FATF की सूची में रखा गया है। किस सूची में रखा गया है, तो ये रखा गया है ग्रे सूची में। आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो इनको, ये है इमरान खान पाकिस्तान के, और इनको रखा है ग्रे सूची में। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें इतना ही याद रखना है आपको कि पाकिस्तान को इसके अंदर शामिल तो किया है, लेकिन ये तीसरी बार है जब इसको ग्रे सूची के अंदर रखा है पाकिस्तान को। ग्रे सूची होती क्या है दोस्तों, तो जो आतंकवादियों की निगरानी की जाती है, मतलब कि जिस देश में आतंकवाद के लिए फंडिंग की जाती है, आतंकवादी को फंडिंग की जाती है, मतलब पैसे वगैरह दी जाती है, उनके लिए क्या करता है, सूची जारी करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। और इसकी अलग अलग लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट, रेड लिस्ट, और ये है ग्रे लिस्ट। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है और इसका मतलब होता है कि निगरानी की जाएगी ओनली। अब इसके बारे में अगर थोड़ा सा देखें कि FATF होता क्या है वो पूरा, तो आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए इसको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसकी स्थापना कब होती है, 1989 के अंदर। हेडक्वार्टर है पेरिस। और पेरिस दोस्तों याद रखना है कहाँ पर, सीन नदी के किनारे पर स्थित है। इसमें से सदस्य देश अगर पूछे जाए तो इसमें दोस्तों भारत भी शामिल है सदस्य देश में, 37 कुल देश है और 2 इसमें ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन था। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के किस वेरिएंट से तीसरी लहर
के लिए चेतावनी जारी की। दोस्तों हाल ही में एक वायरस और वायरल हो रहा है जो कि है डेल्टा प्लस, क्योंकि इसके पहले जो वायरस आया था इसका कोरोना का ही वेरिएंट था डेल्टा, लेकिन अब इसका एक और उत्परिवर्तन या फिर कह रहे बदलाव करके एक नया वायरस डेल्टा प्लस आ गया है, और जिसको क्या करा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बोला है कि ये तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। और इसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि इस टाइप से इसका नाम क्या है, तो B1 B.1.61.27 इस तरह से आपको याद रखना है पूरा है। तो तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार बनाया है डेल्टा प्लस को। अब ये उत्परिवर्तन रूप है किसका, डेल्टा का ही उत्परिवर्तन रूप है डेल्टा प्लस, याद रखना है। साथ में क्या हुआ दोस्तों, एम्स के जो डायरेक्टर हैं 6 से 8 सप्ताह के बीच कोरोना की तीसरी लहर के लिए इन्होंने संभावना बताई है। अगर पूछे सबसे पहले डेल्टा के वेरिएंट की शुरू, दोस्तों अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जो डेल्टा वेरिएंट है कोरोना का, डेल्टा जो वायरस वेरिएंट आया था इसका पता कहाँ चला था, तो यूरोप के अंदर मार्च 2021 में सबसे पहले इसको पता चला था, जो कि अब भारत में भी धीरे धीरे अपना जाल बिछा रहा है। तो इस तरह से अगर देखें तो कोरोना के दोस्तों अलग अलग वेरिएंट है जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे अल्फ़ा वेरिएंट है, ये यूके के अंदर है। बीटा वेरिएंट है, ये साउथ अफ्रीका में था। इसके अलावा गामा वेरिएंट है ब्राज़ील के अंदर, और डेल्टा वेरिएंट जो कहाँ पर है, इंडिया के अंदर। और इसी के साथ ये डेल्टा प्लस अभी जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।